नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं रीतिकालीन हिंदी काव्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि केशवदास जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अक्सर यह क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं। इसमें से अक्सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है कि केशव के आचार्यत्व पर प्रकाश डालिए अथवा केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से बनेगा। केशव का आचार्यत्व हेडिंग पड़ेगी, उसमें हम बात करेंगे केशवदास के बारे में कि केशव का आचार्यत्व कैसा था। तो केशवदास का महत्व कवि की अपेक्षा आचार्य के रूप में अधिक है। यद्यपि इनसे पूर्व भी नायिका भेद एवं अलंकार निरूपण संबंधी कुछ ग्रंथ लिखे जा चुके थे, किंतु काव्यशास्त्र के विभिन्न अंगों जैसे कि कवि, काव्य, रस, नायिका भेद, नखशिख, अलंकार, गुण दोष आदि की व्यवस्थित ढंग से चर्चा करने का प्रथम प्रयास इसमें मिलता है। वस्तुतः इस परंपरा के प्रवर्तन में सबसे अधिक योग देने का श्रेय केशवदास को ही है। केशव ने अलंकारों का महत्व स्वीकार किया है, इसी से इन्हें अलंकारवादी घोषित करते हुए उनका संबंध भामह दंडी से स्थापित कर देना उचित नहीं। केशवदास ने संस्कृत के प्रत्येक काव्य संप्रदाय से लाभ उठाया है। उनकी दृष्टि इतनी संकुचित नहीं थी कि वह किसी संप्रदाय विशेष की सीमा में ही आबद्ध हो जाती। जिस प्रकार भाव पक्ष के लिए रस का महत्व है, वैसे ही कला पक्ष के लिए शैली संबंधी गुणों, अलंकार आदि के समन्वय की आवश्यकता है। इसी से उन्होंने कविता कामिनी के लिए सुवर्ण, सरस, सुवृत्त के साथ साथ भूषणों की भी आवश्यकता पर बल दिया था। यदि केशव कोरे अलंकारवादी होते तो रसिक प्रिया की रचना नहीं करते, जिसमें रस और उसके विभिन्न अवयवों का प्रतिपादन किया गया है। संस्कृत काव्यशास्त्र के क्षेत्र में आचार्य भरत मुनि से लेकर आचार्य विश्वनाथ तक जो कुछ अंकुरित, पल्लवित एवं पुष्पित हुआ, उसी के संचित फल को अपने युग के पाठकों तक लोक भाषा के माध्यम से पहुंचा देने का प्रयास आचार्य केशवदास ने किया है, जिसका अनुसरण परवर्ती कवियों द्वारा भी हुआ। केशव के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में रसिक प्रिया, कवि प्रिया एवं छंदमाला की गणना की जाती है। रसिक प्रिया में रस संबंधी विभिन्न विषयों का प्रतिपादन स्वरचित उदाहरणों सहित किया गया है। रसिक प्रिया के प्रमुख विषय हैं रस के अवयव, रस संख्या, श्रृंगार रस के भेद, नायक के भेद, नायिका भेद, भावों का विवेचन, श्रृंगारेतर रसों का विवेचन, रस विरोध परिहार, काव्य वृत्तियाँ और उनका रस से संबंध तथा रस के बाधक तत्व। इसी प्रकार कवि प्रिया में मुख्यतः इन विषयों को लिया गया है। कवियों के 3 भेद और वे भेद हैं उत्तम, मध्यम और अधम। पहला भेद, इसमें एक छोटी सी दृष्टि डालते हैं। केशवदास ने जिन कवियों के भेद के बारे में बात की है, उनमें पहला भेद आता है उत्तम, जो कि हरि गुणगान करने वाले कवि रहते थे, उन्हें उत्तम कोटि का माना जाता था। इसी तरह से दूसरा भेद मध्यम, इसमें मानव चरित्र का वर्णन करने वाले कवियों को रखा जाता था। और तीसरा भेद अधम, जिसमें कि परनिंदात्मक काव्य रचने वाले कवियों को रखा जाता था। यह मुख्यतः कवि प्रिया की विषय हैं, और जिसमें कि दूसरा विषय है काव्य वर्णन की विभिन्न प्रणालियाँ। तीसरा है पूर्व प्रचलित काव्य रूढ़ियाँ यानी अलंकार। चौथा है काव्य दोष और पांचवा है कवियों के लिए अन्य ज्ञातव्य बातें। ये सभी विषय कवि प्रिया रचना में हैं, जो कि केशवदास द्वारा रचित है। वास्तव में बात की जाए तो रसिक प्रिया काव्य की विषय वस्तु एवं रस सिद्धांत को लेकर चली है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि रसिक प्रिया में काव्य की विषय वस्तु और रस सिद्धांत को लेकर बात कही गई है, जबकि कवि प्रिया में वर्णन शैली संबंधी सिद्धांतों यानी कि अलंकार और रीति का प्रतिपादन हुआ है।
इस प्रकार ये दोनों ग्रंथ एक दूसरे के पूरक हैं। छंदमाला में वर्णिक एवं मात्रिक छंदों का परिचय दिया गया है। वर्णिक वृत्तों में श्री नारायण, तरणिजा, मदन, माया, मालती, सोमराजी, शंकर, ललिता, मल्लिका, मदन मोहन, तोमर, हरिणी, मोदक, भुजंग प्रयात, द्रुत विलंबित, कलहंस आदि 76 प्रकार के छंदों का विवेचन सोदाहरण हुआ है, जबकि मात्रिक छंदों के 84 भेदों का केवल नामोल्लेख ही किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि केशवदास ने काव्यशास्त्र के प्रायः सभी पक्षों का समाहार अपने विवेचन में किया है, किंतु परवर्ती आचार्यों ने केशव के द्वारा अपनाए गए अनेक विषयों की उपेक्षा कर दी है, जैसे कवियों का वर्गीकरण, काव्य वर्णन की प्रणालियाँ, नायक के भेद, श्रृंगारेतर रस, रस संबंधी विभिन्न समस्याएं, काव्य रूढ़ियाँ आदि। इसी से परवर्ती हिंदी काव्यशास्त्र का क्षेत्र सीमित हो गया। एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यह उत्तर उस प्रश्न का है जिसमें पूछा गया है कि केशव के आचार्यत्व पर प्रकाश डालिए, या फिर क्वेश्चन बनेगा केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो उसी के विषय में हम यह उत्तर लिख रहे हैं या सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसके बाद की हेडिंग पड़ेगी केशव का पांडित्य एवं चमत्कार प्रियता। इसमें हम जानेंगे केशव का पांडित्य क्या थी एवं उनकी चमत्कार प्रियता क्या थी। तो प्रेषणीयता एवं ग्रहणशीलता काव्य के ये दो मुख्य गुण होते हैं। इन दोनों के संतुलन का जिस काव्य में उचित निर्वहन होता है वही काव्य उच्च कोटि का माना जाता है। जब कवि द्वारा प्रेषित किए जाने वाले भाव की सहज अनुभूति पाठक को नहीं हो पाती है, उसका अर्थ उसकी पकड़ में नहीं आता है, तो काव्य में दुरूहता एवं क्लिष्टत्व का आविर्भाव होता है। जब कवि के भावों में वह शक्ति नहीं रह जाती कि वह पाठक के मर्म का स्पर्श कर सके, तो वह कविता क्लिष्ट हो जाती है, मतलब कठोर हो जाती है। परंतु ऐसा तभी होता है जब कवि में पांडित्य एवं चमत्कार प्रदर्शन की लालसा बलवती हो जाती है और वह इन्हीं के पीछे पड़ा रहता है। जब कवि को भावों की परवाह नहीं रहती। केशव के काव्य पर यही आक्षेप लगाया जाता है। इसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है, पांडित्य प्रदर्शन की रुचि, चमत्कार विधान की प्रेरणा और श्रृंगार के नए नए दृश्यों को अंकित करने में आनंद की भावना ने केशव को काव्योचित कल्पना, सहृदयता एवं मार्मिकता से काम लेने नहीं दिया। डॉक्टर रामगोपाल सिंह चौहान ने लिखा है, केशव का सिद्धांत था कि कवि को विचारपूर्वक परिश्रम करके ऐसी कविता करनी चाहिए जो रुचिकर हो, दोषमुक्त हो और सुजान पाठक के चित्त को वश में कर ले। केशव के अनुसार पाठक के लिए शर्त यह है कि वह सुजान हो। ऐसी स्थिति में सामान्य पाठक को केशव की कविता में दुरूहता दिखाई देती है तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि केशव एक विशिष्ट कवि हैं जहाँ कविता में बौद्धिक आयाम को प्रशंसा मिलती है। उपर्युक्त समीक्षकों के उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि केशवदास ने अपनी कविता एक विशिष्ट वर्ग के लिए ही लिखी है। यही उद्देश्य उनकी कविता को क्लिष्ट बना देता है। जब तक कविता साधारण भावभूमि पर उतरकर पाठक को रसानुभूत नहीं कराती, तब तक उसमें सहज रसोद्रेक नहीं होता। भाषा पर केशव का प्रखर पांडित्य हावी, यह एक हेडिंग है जिस पर चर्चा करेंगे कि भाषा पर केशव का प्रखर पांडित्य हावी। केशवदास जी संस्कृत भाषी परिवार के विद्वान थे। संस्कृत भाषा उन्हें परंपरा से प्राप्त थी। उनके समय में ब्रज भाषा ही काव्य की भाषा थी, इसलिए उन्हें ब्रज भाषा में काव्य की रचना करनी पड़ी। उन्होंने स्पष्ट कहा है, भाषा बोली न जानई जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती तेहि कुल केशवदास। डॉक्टर राम गोपाल सिंह चौहान ने लिखा है, केशव की परिवेशगत मजबूरी थी कि उन्हें भाषा का निर्माण भी चमत्कार पूर्ण करना पड़ा। गुण तथा सौंदर्य भाषा की शक्तियाँ होती हैं। केशव के सामने सौंदर्य का जो आदर्श था, उसी से अनुप्रेरित उनकी भाषा है। एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। विष शब्द का प्रयोग उन्होंने पानी के अर्थ में किया है, किंतु प्रचलित अर्थ जहर होता है। विरोधाभास अलंकार की छटा हेतु ऐसे शब्द का प्रयोग कर काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने की चेष्टा की गई है। उदाहरण,
विस्मय यह गोदावरी अमृतन के फल देती, केशव जीवन हार के दुख अशेष हरि लेती। केशव की भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों के बोझ से लदी हुई, अलंकार और ध्वनि विचार से एकदम सुसज्जित है। उन्होंने जिन शब्दों का निर्माण किया है उसके एक एक शब्द के कई अर्थ लगाए जा सकते हैं। यही नहीं, पूरे छंद के अर्थ को भी निश्चित किया जा सकता है। एक एक छंद 4-4, 5-5 अर्थ साथ लेकर चलते हैं। केशव के काव्य मर्मज्ञ डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने लिखा है, आचार्य केशवदास सच्चे अर्थों में राजकवि थे। वे पंडित थे, कवि थे, राजनीतिज्ञ थे और कदाचित भक्त भी थे। उन्हें अपने पांडित्य पर गर्व था। उनका घराना कई पीढ़ियों से राज सम्मान प्राप्त करता चला आ रहा था। वे कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। प्रसिद्ध है कि कवि की देन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। इसका एकमात्र कारण उनकी पांडित्य प्रियता ही है। उनके एक एक छंद में 5-5 अर्थ सन्निहित हैं। उनकी काव्य दृष्टि के निर्माण में संस्कृत साहित्य शास्त्र के प्राचीन आचार्यों जैसा कि उद्भट, दंडी, केशव मिश्र, अमरचंद आदि के परंपरागत संस्कार, राजकीय वातावरण तथा उनके युग की परिपाटी तीनों के सम्मिलित प्रभाव ने कार्य किया है। इसीलिए उनमें काव्य रीत के प्रति आग्रह, पांडित्य के प्रति मोह, श्रृंगारिकता के प्रति रुझान और भक्ति के प्रति आकर्षण है। केशव अलंकार विहीन कविता में सौंदर्य नहीं पाते हैं, किंतु अलंकार के साथ ही उन्होंने काव्य गुण, अर्थ गौरव और पदलालित के महत्व को भी स्वीकार किया है। एक उदाहरण, सगुन पदारथ अरथ युत, सुवरनमय शुभ साज, कंठमाल ज्यों कवि प्रिया, कंठ करहु कविराज। अलंकार प्रियता ने कवि के काव्य को दुरूह बना दिया है। एक एक छंद में अनेक अलंकारों के प्रयोग ने केशव के काव्य को बोझिल बना दिया है। श्लिष्ट शब्दों के प्रयोग द्वारा मुद्रा अलंकार का एक चमत्कार देखिए। कवि कुल विद्याधर, सकल कलाधर, राजवर वेश बने, बहु शुभ मनसा कर, करुणामय अरु, सुर तरंगड़ी शोभ सनी। केशव का अलंकार मोह कहीं कहीं इस सीमा तक बढ़ गया है कि अलंकार के चक्कर में भाव कुभाव में बदल गया है। जहाँ तुलसी की भावुक ग्राम वधुएं राम लक्ष्मण सीता को वन मार्ग में पैदल चलते देख सरस भावधारा उड़ेल देती हैं, वहीं संदेह अलंकार के चक्कर एवं पांडित्य प्रदर्शन के मोह में वे पत्थर दिल हो जाती हैं। उदाहरण, किधौ यह राजपुत्री बरही बरियों है, किधौ उपदि बरियों है, यही शोभा अभिरत हों, किधौ को ठग हों ठगोरी लीन्हे, किधौ तुम हरिहर श्री हो शिवा चाहत फिरत हों। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि केशव संस्कृत के विद्वान, पंडित और आचार्य थे तथा दरबार से जुड़े थे। वे अपने को संस्कृत के आचार्यों की कोटि का शास्त्रज्ञ सिद्ध करना चाहते थे तथा कवि के रूप में वाल्मीकि और तुलसी से प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। यही कारण है कि एक ओर जहाँ उनका काव्य पांडित्यपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर दुरूह और उलझनपूर्ण भी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा पूरा हुआ, जिस अतएव केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, अभी हमने समझा।